हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जून 2020 की क्वेश्चन एंड आंसर को। ये क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो न्यूज़पेपर के ऊपर बेस हैं, जो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली, कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्टली न्यूज़पेपर के ऊपर में बेस हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन एंड आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्लियर द प्रीलिम्स नाउ डेज। एंड आप देखोगे कि अगर आप कंटिन्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स का अगर प्रैक्टिस करते हो, एमसीक्यूज़ का, मल्टीपल एमसीक्यूज़ का, तो आपका जो स्कोर है वो कंटिन्यू राइज करेगा और आप जो पीटी को क्लियर करने के जो चांस हैं वो काफ़ी इजी हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अगर बात करें तो ये जो आयुष्मान भारत जो स्कीम जो गवर्नमेंट लेके आई थी, उसके बाद में उसका डिजिटलाइजेशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मेड इट मैंडेटरी for private and public hospital, and as it aim to achieve universal health coverage, every citizen of India should be part of it. सो ये वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट इज इन फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर वर्ड दिया है मैंडेटरी, तो ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, इट्स वॉलंटरी। एंड सेकंड क्वेश्चन की अगर बात, सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसमें बोला यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो फर्स्ट टाइम जो मेंशन हुआ था वो हुआ था नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में जो आई थी, 2017 के अंदर जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो आई थी उसके अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की गई थी। और जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसका तो मेन एम है वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर में हेल्थ आईडी बनेगी जो 14 डिजिट की होगी। इसके अलावा में डिजी डॉक्टर होंगे। तो ये सब चीज़ें तो उसका पार्ट हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ द डी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें आयुष्मान भारत मिशन की, आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है उसकी बात करें तो वो दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट कंपोनेंट इज अबाउट द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एंड सेकंड कंपोनेंट इज अबाउट द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाला जो कंपोनेंट है वो कवर करता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वो कवर करता है सेकेंडरी एंड द टर्सरी, सेकेंडरी एंड द टर्सरी हेल्थ सेंटर्स को। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अगर बात करें तो देयर वाज द टू डिक्लेरेशन रिलेटेड टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रिलेटेड एक 1978 का डिक्लेरेशन है, डेट इज़ द अल्मा आटा डिक्लेरेशन, अल्मा आटा डिक्लेरेशन। एंड सेकंड इज़ द इन 2018 में एक डिक्लेरेशन आया था, उसका नाम है डेट वाज अस्ताना डिक्लेरेशन, अस्ताना डिक्लेरेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे डिक्लेरेशन अगर आप अपने आंसर्स में या अपने प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस है उसमें अगर पूछा जाता है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर ऐसे डिक्लेरेशन आप अगर मेंस के अपने आंसर के अंदर में अगर आप लिखते हो ना, तो आपके मार्क्स का जो इम्प्रूवमेंट है वो होने के चांस ज़्यादा होते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द डी, नन, ऑल बोथ क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, सो सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द डेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है कि उनकी एड और एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट जो वर्क करते हैं तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द आर्टिकल 74। अगर हम आर्टिकल 57 की बात करें तो री इलेक्शन या री अपॉइंटमेंट, री इलेक्शन का ऑफ प्रेसिडेंट है। सो फ्रेंड्स, वन क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन है कि अगर कौन से इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे जो 2 बार री इलेक्शन हुआ था, जिनका दो बार जो प्रेसिडेंट बने हैं। आप इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सिर्फ ओनली एक ही प्रेसिडेंट है जो री इलेक्ट हुए हैं। अभी रिसेंटली जो बीजेपी ने अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो बनाया है द्रौपदी मुर्मू जी को, तो वो उनको बनाया, वो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन होंगी। अगर फर्स्ट वुमेन की अगर बात करें तो प्रतिभा पाटिल थे। अगर फ्रेंड्स और ऑप्शंस की बात करें तो जो दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आर्टिकल 74 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आर्टिकल 57 की बात करें तो री अपॉइंटमेंट या री इलेक्शन ऑफ द डेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
आर्टिकल 75 की अगर बात करें तो इसमें अदर प्रोविज़न है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड हैं, जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, उसका बोलते हैं कि 91st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसके थ्रू जो कैप लगाई गई थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो स्ट्रेंथ है शुड नॉट बी मोर देन द 50%. So friends, one question from here, through 69th Constitution Amendment Act, द NCT वाज इस्टेब्लिश, नेशन कैपिटल टेरिटरी एक्ट, जिसके थ्रू लेजिस्लेचर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ दिल्ली में। तो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो कंपोजिशन है वो कितना है, आप ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द आर्टिकल 77 जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 77। अगर आर्टिकल 76 की बात करें तो वो एजी जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है उससे रिलेटेड है। और आर्टिकल 78 की अगर हम बात करें तो 78 इज़ अबाउट द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। So friends, next question, the correct answer of this question is article 74. So friends, next question, this is Negev desert sometimes seen in news, तो ये कहाँ पे है? सॉरी, दिस इज़ द रॉन्ग स्पेल, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। निगेव इज़ द करेक्ट, डेट इज़ ई इन स्टार्टिंग, नॉट द ए। सो नेगेव डेजर्ट की बात करें तो ये सदर्न इजराइल के अंदर लोकेटेड है, और यहाँ पे लास्ट ईयर एक वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट जो सोल्ट केव है वो यहाँ पे मिली थी। इसके अलावा इजराइल इस एरिया को यूज़ कर रहा है, वहाँ उनका सोलार का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो डेवलपमेंट है उसके लिए, सोलार एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक सोलार से रिलेटेड एक इंडिया में जो डेजर्ट है उसके बारे में बता सकते हो। इसके बारे में, इसके अलावा आप बता सकते हो कि इंटरनेशनल जो सोलार अलाइंस है, जिसका जो स्टार्टिंग जो COP21 का मीटिंग हुआ था 2015 में, इंडिया एंड फ्रांस ने मिलके इसको स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, आप ये बता सकते हो कि इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन बन सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। ये क्वेश्चन एक बार 2016 में पूछा गया था एंड अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके बाद में क्या हुआ कि इसके जो मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया था उसको चेंज किया गया। तो स्टार्टिंग क्राइटेरिया ये था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में इनिशियली या फुल्ली जो या पार्शली या फुल्ली जो कंट्रीज आते हैं, ओनली वो ही कंट्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर बन सकते थे। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुड़गांव के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ओल चिकी। ओल चिकी क्या है? रिसेंटली दिस इज ए स्क्रिप्ट। रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ओल चिकी स्क्रिप्ट के थ्रू लिखा जा रहा है। तो ये एक संताली जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड ये स्क्रिप्ट है। अगर हम जो संताली जो लैंग्वेज है वो इंडिया का जो शेड्यूल 8 है, शेड्यूल 8 के अंदर एडेड है। और शेड्यूल, आप फ्रेंड्स आप बता सकते हो कि शेड्यूल 8 में टोटल कितनी लैंग्वेज हैं। तो शेड्यूल अगर 8 की बात करें तो टोटल 22 हैं। इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम में थी यहाँ पे 14, लेटर 8 लैंग्वेज ऐड की गई। अगर उनकी हम बात करें तो 1967 में जो लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करी गई तो उसको बोलते हैं सिंधी लैंग्वेज फर्स्ट ऐड करी गई, जो थ्रू द 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद में KMNN कोंकणी, मणिपुरी एंड इसके अलावा नेपाली, डेट वाज एडेड थ्रू द 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके बाद में 4 लैंग्वेज ऐड करी गई, BDMS इज रिकॉर्ड बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली। तो जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली यहाँ पे ऐड की गई। तो संताली लैंग्वेज वाज एडेड थ्रू द 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 2003। तो यहाँ पे संताली लैंग्वेज वाज एडेड। तो ओल चिकी लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट है उसके थ्रू अभी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा है। तो दिस इज़ द ओल चिकी इज़ द स्क्रिप्ट। एंशियंट ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, वाटर मैनेजमेंट का प्रैक्टिस नहीं है, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। सो फ्रेंड्स,
Let's move to the next question. Next question is about the Santhal uprising. This question was the previous year question and asked in previous year of that civil service exam. So the territory called the Santhal Pargana was created after the Santhal का जब uprising हो गया था तो उसके बाद में post में क्या हुआ, and to become illegal for Santhal to transfer the land to the non Santalis. तो अगर फ्रेंड्स संताल मूवमेंट की अगर बात करें तो संताल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1855 में से लेकर 1856 तक, एंड इट वाज द इंस्पिरेशन फॉर फर्स्ट जो हमारा आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसके लिए एक इंस्पिरेशन भी था, क्योंकि इन द स्टार्टिंग फेज़ जो संताल का जो मूवमेंट था उसके अंदर में संताली पीपल्स को थोड़ा विक्ट्री मिल रहा था, और उसके बाद में क्या हुआ कि लेटर फेज में जो ब्रिटिश ने अपना फोर्स का यूज़ किया तो संताली पीपल्स यहाँ पे डिफीट हो गई। बट आफ्टर द संताल मूवमेंट, संताल का जो सेपरेट परगना क्रिएट कर दिया गया जो राजमहल हिल्स वाला एरिया है, कहाँ पे, बंगाल और बिहार वाला जो एरिया है वहाँ पे, और इलीगल कर दिया गया, क्योंकि जो मूवमेंट जो इनिशियली जो फेज़ में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो मूवमेंट के जो लीडर थे सीडू एंड कानू, ये जो दो भाई थे इन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट किया था, एंड मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द सिविल सोसाइटी जो आउटसाइडर थे, डीकू जो लोग थे जिनको डीकू बोलते थे ये लोग आउटसाइडर्स को, उन मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में स्टार्ट हुआ था। बट लेटर फेज में जो ये मूवमेंट है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चेंज हो गया था, तो इसी से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज़ द both is the correct answer. So friends, let's continue to next question is about the Fort Elijah Declaration. So Fort Elijah Declaration की अगर बात करें तो it's related about the BRICS. अगर आपको पता होगा ब्रिक्स का 2014 का जो समिट था that was related to that was also known as the declaration was there, Fort Elijah Declaration. अगर ब्रिक्स के फोर्ट एलिजा डिक्लेरेशन की बात करें तो जो ब्रिक्स का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज द आउटकम ऑफ दैट फोर्ट एलिजा डिक्लेरेशन, एंड कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए जो ब्रिक्स कंट्रीज़ का आपस में बनाने के लिए जो लिक्विडिटी अरेंजमेंट के लिए एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को क्रिएट किया गया, वो भी फोर्ट एलिजा डिक्लेरेशन का ही पार्ट है। अगर हम ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स जो एक्चुअली में जो टर्म है उसको कॉइन किया था जेम नील वाज ए इकोनॉमिस्ट, जिम ओनील एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया। अगर हम बात करें ब्रिक्स की तो जो एस है जो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, साउथ अफ्रीका ने इस ऑर्गेनाइज एक्चुअली में जब ब्रिक वाज स्टार्टेड इन 2006 में ये लोग मिलना स्टार्ट किए, और आफ्टर डेट 2009 में इनका पहला समिट होता है। बट जो अफ्रीका ने जो ज्वाइन किया था और जो पहली समिट अफ्रीका के ज्वाइन के बाद में हुई थी वो हुई थी 2011 के अंदर में। So friends, this question was also asked about the BRICS in the exam I think 2013 या 14 कि अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है जो ब्रिक्स का है उसका जो हेडक्वार्टर अगर बात करें तो हेडक्वार्टर उसका संगाई में है जो सिटी है चाइना की, एंड एक बैंक और है जो चाइना के अंदर है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के अंदर है। सो easy to remember, Asian Infrastructure Bank, AIB is start with the A, and the city's name where headquarter is located is start from the B. This question was also asked in year 2019 I think. So this was the Fort Elijah Declaration और ब्रिक्स इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम आसियान की अगर हम बात करें तो आसियान 1967 में क्रिएट हुआ था, और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है वो उसको बोलते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन वाज रिलेटेड टुवर्ड द आसियान के अंदर 10 कंट्रीज़ हैं, और जो 10 कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं। अगर हम बात करें IMF की तो ब्रिटेन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रिटेन वुड के जो दो ट्विन्स हैं, जो दो ऑर्गेनाइजेशन
वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो क्रिएट किए गए, जो संसार के जो 2 इंस्टीट्यूशन है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उससे रिलेटेड है, वहाँ से IMF का ओरिजिनेशन हुआ। अगर हम WTO की बात करें तो WTO के अंदर उरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस हुए थे 1995 में, डेट ऑर्गेनाइजेशन वाज केम इनटू एग्जिस्टेंट। तो 10 ईयर तक उरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस चली, उसके बाद में 1995 में WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस। और अभी इसकी रिसेंटली जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई है WTO की, जिसके अंदर फिशिंग से रिलेटेड एक जजमेंट वाज पास्ड। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द UNSC का कौन सा परमानेंट, जो UNSC का कौन सा जो मेंबर है, परमानेंट जो मेंबर है, वो पार्ट नहीं है G7 कंट्रीज़ का। अगर UNSC की परमानेंट मेंबरशिप की बात करें तो रशिया वाज द पार्ट ऑफ UNSC परमानेंट मेंबरशिप, चाइना वाज द पार्ट ऑफ द UNSC, जापान तो नहीं है UNSC का परमानेंट मेंबर, और रशिया USA वाज द पार्ट ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ that have the permanent member is equal to the 5 or that have the veto power was given to the 5 permanent members। सो UNSC के अगर परमानेंट मेंबर्स की बात करें जो G7 के पार्ट नहीं है, सबसे पहले अगर हम बात करें G7 की, तो G7 के अंदर एक्चुअली में 7 कंट्रीज़ हैं। अर्लियर इट वाज द G8। तो G7 के अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो G7 के जो कंट्रीज़ हैं वो हैं कनाडा, USA एंड UK, जर्मनी, फ्रांस एंड डेट जापान और इटली। तो दीज आर द 7 कंट्रीज। चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ द G7 एंड रशिया इज द, तो 1 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम G7 के इन कंट्रीज़ की अगर बात करें परमानेंट मेंबर की, तो UNSC के अगर परमानेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें तो UNSC के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं वो 10 हैं। इंडिया इज़ नाउ रिसेंटली द पार्ट ऑफ द 10 मेंबर्स डेट वाज इलेक्टेड एज द टेम्प्रेरी बेसिस पे जो इलेक्ट किए जाते हैं। इंडिया ने आफ्टर द UNSC के रिफॉर्म्स के लिए कैंपेन चला रखा है, तो उसका भी एक ग्रुपिंग है डेट वाज नोन एज द G4। तो G4 ग्रुपिंग इज़ रिलेटेड टू UNSC रिफॉर्म्स। तो अगर आपसे G4 के रिफॉर्म्स से रिलेटेड कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राज़ील। जापान, जर्मनी एंड Brazil. Why Germany is not part of the permanent G4, वो that is the permanent veto members? Because जर्मनी ने क्या किया था कि World War I एंड World War II के अंदर जो रोल प्ले किया, तो that time the atmosphere is completely against the Germany, and that time the UN was constitute। UN का जो डे कब आता है 24 अक्टूबर। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें UNSC के जो रिफॉर्म्स के लिए इंडिया ने जो एक ग्रुप जो फॉर्म कर रखा है G4, इसके अगेंस्ट में एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं कॉफ़ी क्लब। कॉफ़ी क्लब वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अगेंस्ट द रिफॉर्म्स ऑफ द G4। और जो कॉफ़ी क्लब में जो मेंबर हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कॉफ़ी क्लब के जो मेंबर्स हैं, कॉफ़ी क्लब के अगर मेंबर्स की बात करें दैट अगेंस्ट द रिफॉर्म ऑफ द UNSC, तो कॉफ़ी क्लब के सबसे मेंबर हैं पाकिस्तान, इटली, स्पेन, अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया। अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज ऑल कंट्रीज आर अगेंस्ट द सम अदर कंट्रीज ऑफ द G4। पाकिस्तान की बात करें तो ये इंडिया के अगेंस्ट में है। अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो दे आर अगेंस्ट द ब्राज़ील। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो वो जो G4 की जो कंट्री हैं जिनके अंदर जापान है, जापान के अगेंस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, और इटली एंड स्पेन आर अगेंस्ट द जर्मनी। सो दिस इज़ अबाउट द G4 एंड कॉफ़ी क्लब। अगर इंडिया UNSC के अंदर जो परमानेंट मेंबरशिप मान रहा, तो उसके पीछे इंडिया के जो कुछ रीजन हैं, इंडिया आल्सो सेड कि वो UN पीस कीपिंग फोर्सेज में अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर UN पीस कीपिंग फोर्सेज की बात करें
तो इनको जो बोला जाता है वो बोला जाता है ब्लू हेलमेट। ब्लू हेलमेट इनको बोला जाता है क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं इनका जो जो कैप होता है जो जो ब्लू कलर का होता है। तो दिस इज़ अबाउट द यूएनएससी पीस कीपिंग फोर्सेज। और इंडिया के अंदर भी जो यूएन का एक बेस है, जो यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड, जो 1949 में बन गया था, जिसका इस्लामाबाद और श्रीनगर के अंदर जिसका बेस है। तो इंडिया कंटिन्यू इसको अपोज करता है कि देर आफ्टर द शिमला जो एग्रीमेंट हुआ 1971 में, उसके बाद में भी इस बेस का कंटिन्यू इंडिया में प्रेजेंस है। तो बेस का नाम दोबारा से देख लो, यूएन का जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो यहाँ पे कंटिन्यू है इन श्रीनगर एज वेल एज इन इस्लामाबाद। तो अगर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की अगर बात करें तो इनका जो फाइनेंस है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का जो फाइनेंस है, ये यूएन के मेंबर्स हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो सारे मेंबर्स यहाँ पे कलेक्टिव वे में फाइनेंस करते हैं। और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को 1988 के अंदर में पीस नोबल पीस प्राइज़ मिला था। नोबल पीस प्राइज़ वाज अवार्डेड टू यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। अगर आप बात करें 2022 में नोबल पीस प्राइज़ किनको मिला है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बता सकते हो। 2022 में नोबल पीस प्राइज़ कौन कौन से पर्सन को अवार्ड किया गया है। सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज डिस्कशन। इसके बाद में हम रेगुलर बेसिस पे हर दिन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ स्टे विद अस एंड आप लोग इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।